सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार। विद्यार्थियों, हम सब इस समय एक विकट दौर से गुजर रहे हैं। कोविड सेकेंड वेव ने, दूसरी लहर ने हम सबको बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है, बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। कुछ लोगों को तो ऐसा दंश दिया है कि ताउम्र वो इस पीड़ा को झेलते रहेंगे, लेकिन क्या करें, जीवन है, फिर भी चलता रहता है। चूंकि हमारी फिजिकल क्लासेस सब ऑफ है, तो आपसे रूबरू होने का, अध्ययन अध्यापन का एक ही साधन रह जाता है, ऑनलाइन। मेरी कोशिश रहेगी कि हिंदी के तमाम प्रकरण, तमाम अध्यायों को मैं इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से आप तक प्रेषित करूं, आप तक पहुंचाऊं। हिंदी से जुड़े हुए लगभग सभी टॉपिक, सभी अध्याय में मेरे YouTube चैनल केडिस लैंग्वेज या फिर एप्लीकेशन केडी करियर जोन, उस पर अपलोड करूंगा। तो आप लोग केडी करियर जोन जो एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर लें, उस पर आपको सारे अध्याय मिल जाएंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर चर्चा करूंगा वह सब इंस्पेक्टर एग्जाम में, रीट एग्जाम में, बाकी सभी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और उसका नाम है संज्ञा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रकरण पर, और पहला प्रकरण है हमारा यहाँ आज संज्ञा, जिसका निर्दिष्ट उच्चारण होता है संज्ञा, लेकिन आम बोलचाल में हम बोलते हैं संज्ञा। खैर, अगर मैं इस शब्द की रचना पर ध्यान दूं, इसकी बनावट कैसे हो रही है, तो सम उपसर्ग लग रहा है ज्या में। ज्या का तात्पर्य होता है जानना, किसी चीज को समझना, जानना, ठीक से समझना, अच्छी तरह से समझना, उसको बोलते हैं संज्ञा या संज्ञा। अब यहां महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि संज्ञा तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, संज्ञा से जुड़े हुए प्रश्न लगभग हर एग्जाम में आते हैं, लेकिन यदि आपने इसको कंसेप्ट के आधार पर पढ़ा, कंसेप्चुअल रूप से पढ़ा, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी और आप इस टॉपिक से जुड़े हुए सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से दोगे। और अभी मैं आपको बताऊंगा यह सब। तो मेरा आपसे परामर्श है कि बिल्कुल एकाग्रता से दक्षित होकर के समझने की चेष्टा करना, जो मैं बताऊँ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम अपने चारों ओर दो ही चीज़ों को आभास करते हैं, हम अपने चारों ओर दो ही चीज़ों को आभास करते हैं, महसूस करते हैं, एक तो जिनका अस्तित्व है और एक जो घटित हो रही है। तो जिनका अस्तित्व है वो सब कहलाती है संज्ञा, और जो घटित हो रहा है वो है क्रिया। तो जो जिनका अस्तित्व है वो भी दो प्रकार से है, दृश्यमान, अदृश्यमान, मूर्त और अमूर्त। धीरे धीरे सब समझ जाओगे, टेंशन मत लेना, बिल्कुल ना, सुनते जाओ केवल। मूर्त और अमूर्त। मूर्त और अमूर्त से क्या तात्पर्य है? कुछ चीजें जिनकी आकार आकृति है उनको मूर्त बोल देंगे, दृश्यमान बोल देंगे, और जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है वो अमूर्त हो जाएगी, अदृश्यमान हो जाएगी। लेकिन वो दोनों संज्ञा के अंतर्गत, और एक जो घटित हो रहा है वो क्रिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी के बाकी सभी जो प्रकरण हैं, सभी अध्याय है, वो इन दोनों पर ही आधारित रहेंगे। संज्ञा से ही सर्वनाम, और फिर संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा वो विशेषण हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाला शब्द सर्वनाम, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण हो जाएगा। उधर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण हो जाएंगे। तो आज जिस पर चर्चा करेंगे वो है संज्ञा, समधन ज्या। पहला पॉइंट है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ सम्यक बोध देने वाला या सम्यक बोध कराने वाला। सामान्य शब्दों में कहें तो किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, यानी कि संज्ञा बराबर नाम। अब मैंने जैसा आपसे कहा ना, वो नाम मूर्त भी हो सकता है, अमूर्त भी हो सकता है। जैसे आपने कहा गुस्सा, और आपने बोला लड़का। लड़के का एक आकार आकृति है, मूर्त रूप में है, मूर्ति है उसकी, लेकिन गुस्सा इसका कोई आकार आकृति नहीं है।
तो गुस्सा भी संज्ञा है और लड़का भी संज्ञा है। अब वो अलग बात है, गुस्सा भाववाची है और लड़का जातिवाची है। तो यहां मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और एक बात विशेष याद रखना, संज्ञा की जब हम बात करते हैं तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। आपसे कहा जाए कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर होगा जी 3। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, लेकिन हम अध्ययन की दृष्टि से 5 मान लेते हैं, क्योंकि जातिवाची के अंतर्गत ही द्रव्यवाची और समूहवाची भी आ जाता है। अब देखो, सबसे पहले आपके समक्ष लिखा हुआ है व्यक्तिवाची संज्ञा। मैं आपको ज़्यादा आसपास की बातें नहीं बता करके काम की बात जिससे आपका प्रश्न बनेगा उन्हीं पर चर्चा करूंगा। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष अथवा वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाची संज्ञा कहते हैं। क्या बोला? किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो, स्थान विशेष का नाम हो, वस्तु विशेष का नाम हो, तो उसको कहा जाता है व्यक्तिवाची संज्ञा। अभी उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि जातिवाची संज्ञा। देखो यहाँ पर ये जो है वो जति नहीं, वो है जाति। जातिवाची संज्ञा। देखो, जातिवाची संज्ञा ऐसे शब्द जो एक ही प्रकार के गुण, लक्षण आदि का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाची संज्ञा कहते हैं। यानी कि अगर सामान्य शब्दों में कहूं तो ये एक वर्ग का बोध देते हैं। किसका? वर्ग, यानी कि पूरी क्लास। जातिवाची संज्ञा। अब जरा आगे ध्यान दीजिएगा और इनको समझने की चेष्टा करना जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जातिवाची संज्ञा के अंतर्गत आप व्यक्तिवाची संज्ञा का भेद देखिए अभी शब्दों के माध्यम से। भारत, देश, गंगा, राज्य, एशिया, लड़की, गायत्री, पुस्तक। अभी मैंने आपको कहा कि अब समझने की जो बात है वो ये है कि व्यक्तिवाची संज्ञा और जातिवाची क्या है। व्यक्तिवाची संज्ञा जो होती है वो अकेली होती है। व्यक्तिवाची संज्ञा का हमें पूर्व में ज्ञान होता है। जातिवाची संज्ञा है वो पूरे वर्ग का बोध कराएगी, पूरी क्लास का बोध कराएगी, यानी कि उसमें समान जैसे एक जैसे लक्षण होंगे। यहां अगर आप बात करोगे भारत, तो व्यक्तिवाची संज्ञा है क्योंकि भारत अपने आप में एक कंट्री का नाम है। लेकिन जब हम देश की बात करेंगे तो देश कोई सा भी हो सकता है। आप इन बातों को गहराई से समझने की कोशिश करना। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैं आसपास की ज़्यादा बातें नहीं बोल करके आपको जो काम की बात है, जो समझने के जो उसका कंसेप्ट है, उस पर ही मेरा जोर रहेगा। भारत व्यक्तिवाची का तात्पर्य क्या है? हर कंट्री का नाम भारत नहीं है ना, तो भारत किसी एक इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर देश का नाम है, तो ये व्यक्तिवाची है। लेकिन देश कोई सा भी हो सकता है। भारत भी देश है, अमेरिका भी है, जापान भी है, रसिया भी है। तो देश कौन सा हो जाएगा जी? जातिवाची, चूंकि वो उसका कोई खास पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं। गंगा व्यक्तिवाची संज्ञा होगा क्योंकि किसी एक निश्चित नदी का नाम गंगा है। लेकिन अगर मैं गंगा के संदर्भ में बात कर दूं नदी, तो नदी आपकी जातिवाची हो जाएगी क्योंकि कोई सी भी हो सकती है। राज्य जातिवाची, कोई सा भी हो सकता है। एशिया, अब देखो जो हमारे महाद्वीप हैं उनमें एक निश्चित महाद्वीप का नाम, जो कुछ देश है उनके समूह को से एक निश्चित भूखंड को हमने नाम दे दिया एशिया। तो एशिया कौन सा हो गया जी? व्यक्तिवाची। लड़की जातिवाची, कोई भी हो सकती है। गायत्री किसी खास महिला या किसी खास लड़की का नाम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा साहब? व्यक्तिवाची। और पुस्तक जातिवाची। श्रीमद् भगवद गीता, देखो अब यहां भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये गलत टाइप हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता, ये शुद्ध शब्द होता है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता, ये शुद्ध शब्द होता है आपका, ठीक है साहब, ये अशुद्ध था। तो ये व्यक्तिवाची संज्ञा है क्योंकि किसी एक खास ग्रंथ का नाम है और ग्रंथ विशेष का नाम होने की वजह से ये व्यक्तिवाची संज्ञा हो गया। अब थोड़ा सा आगे है। निम्नलिखित प्रकार के शब्द हमेशा जातिवाची संज्ञाएं माने जाते हैं। कौन कौन से प्रकार के शब्द है कि प्रधानमंत्री। अब एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री जाति सूचक शब्द होगा कि व्यक्ति सूचक शब्द होगा? सोच कर बताइए भाई। प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम नहीं, ये पद का नाम है। अभी नरेंद्र मोदी है,
पहले मनमोहन सिंह थे। नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाची है, लेकिन प्रधानमंत्री ये जातिवाची है, क्योंकि वो पद का नाम है, वहाँ कोई भी बैठे उस पर, वो तो बदलने वाला है नहीं। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, अध्यापक, जो भी अध्यापन का कार्य करता है वो सब अध्यापक है, तो अध्यापक भी आपका जातिवाची होगा। खिलाड़ी, कृषक, छात्र, क्लर्क, पिताजी, माताजी, रिश्तों के नाम में आएंगे तो रिश्तों के नाम में माताजी, पिताजी, भाई, बहन, ये सब आपका जाति सूचक होगा। क्योंकि आप फिर सोचिए, भाई किसी का नाम नहीं है, एक रिश्ते का नाम है, वो कोई भी हो सकता है। वस्तुओं के नाम, पंखा, घड़ी, पुस्तक, बस, ये सब के सब जाति सूचक शब्द हैं। इसके बाद अगर बात करें पशु पक्षियों के नाम, सांप, गाय, हाथी, ऊंट, बैल, आम, केला, संतरा, ये सब भी, सब फल सब्जियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, ये सभी शब्द भी हमेशा जाति सूचक ही माने जाते हैं। अब देखो दो बातें, एक बार फिर सुनो क्या बोल रहा हूं। व्यक्तिवाची का तात्पर्य हो गया हमने उसको पहचान लिया, हमने उसको गुण के आधार पर जान लिया कि इसका हमने नामकरण कर दिया और हम उसको पहले से जानते हैं। आपने मेरे सामने किसी विद्यार्थी का परिचय दिया कि ये रामलाल है, अब जब भी मैं उसको देखूंगा तो मेरे दिमाग में रहेगा कि हाँ इसका नाम रामलाल है, तो मेरे लिए वो एक विशेष बन गया है और इसीलिए वो व्यक्तिवाची हो गया। अब सामान्य अगर एक जैसे लड़का है, कोई भी लड़का आ गया तो वो लड़का तो फिर उसका खास नाम नहीं है मेरे लिए, तो फिर वो तो जातिवाची रहेगा। तो यहाँ आपसे कहना ये चाह रहा हूँ, दो तीन बातें आप याद रखिएगा जहाँ से हमारा प्रश्न बनता है। सारी सब्जियों के नाम, फलों के नाम, पदों के नाम, वस्तुओं के नाम, रिश्तों के नाम, ये तमाम जो है ये हमेशा जाति सूचक ही होते हैं। आपसे कहा जाए जी गाय क्या है, जातिवाची है। बैल क्या है, जातिवाची है। पुस्तक क्या है, जातिवाची है। नदी क्या है, ये भी जातिवाची है। आपसे कहा जाए पर्वत क्या है, जातिवाची है। लेकिन उसी के अंतर्गत मैं आपसे बोल दूं हिमालय, अरावली, तो अब आप समझ रहे होंगे हिमालय और अरावली ये खास पर्वतों के नाम हो गए, तो ये हिमालय और अरावली शब्द जो है ये हो गए व्यक्तिवाची। जबकि पर्वत शब्द की बात करूंगा तो वो आपका जाति सूचक होगा। बात समझ में आ रही है? मैं कुछ आगे बढ़ूं उसके पहले मैं कुछ शब्द आपके सामने रखूंगा, आप मुझे बताएंगे कि उसके अंतर्गत जाति सूचक कौन सा होगा। देखते हैं जरा, देखो, और व्यक्ति सूचक कौन सा है। देखो, देखिए इधर मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पर। राम, कोटा, शहर, फल, आम, छात्र, कविता, स्त्री, मनोज, अध्यापक, वकील, चोर, पुस्तक, रामायण, चंबल, जयपुर। देखो
ये कुछ शब्द आपके समक्ष हैं। अब आपको ये तय करना है कि इनमें कौन सा शब्द व्यक्तिवाची है, कौन सा जातिवाची है। फिलहाल हम व्यक्तिवाची और जातिवाची के संदर्भ में ही चर्चा कर रहे हैं। अब देखो, राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, और जब राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम है तो फिर वो व्यक्तिवाची होना चाहिए। समझने की चेष्टा करो आप। तो ये तो कौन सा हो गया जी, व्यक्तिवाची। कोटा किसी खास स्थान का नाम है, किसी खास शहर का नाम है, किसी निर्दिष्ट शहर का नाम है, तो फिर ये भी क्या होना चाहिए साहब, व्यक्तिवाची। इसी भांति शहर की बात करें तो शहर कोई सा भी हो सकता है। शहर की कोई खास जगह का नाम शहर नहीं है। हमने उसको सीमाओं में बांध दिया कि जो ऐसा होगा जिसमें ये गुण होंगे, जिसके अंतर्गत ऐसा होगा, वो सब शहर की परिभाषा में आ गया, तो वो सब शहर है। तो शहर किसी पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं है ना, तो ये फिर क्या होना चाहिए, जातिवाची। सभी सोचने की चेष्टा करना, कोटा और एक कोटा है और एक शहर है। तो व्यक्तिवाची का मतलब ही क्या हो गया, आपने उसका नामकरण कर दिया, आपको उसने खास बना दिया, आप उससे परिचित हो। इस जगह कोई भी व्यक्ति को आपने पहली बार ये बता दिया कि जहाँ इस प्रकार से रोड जा रहा है, ये चौराहा है, जहाँ ऐसा है, ये कोटा है। अब अगली बार आएगा ऑटोमेटिकली बोल देगा यहाँ उतर के, अच्छा ये तो मैं पहले देख चुका हूँ, इसका नाम कोटा है। तो गुण के आधार पर, लक्षण के आधार पर उसको नामकरण आपने कर दिया। अब यहाँ पर आपने उसको पहचान लिया, लेकिन ये जो शहर है, तो शहर का कोई गुण लक्षण हमारे सामने नहीं है, तो शहर हो गया जातिवाची, जबकि कोटा हो गया व्यक्तिवाची। फल, भाई साहब कोई सा भी हो सकता है फल तो यार, तो ये भी कैसा हो गया, फल भी जातिवाची। आम जातिवाची, छात्र जातिवाची, जो भी पढ़ता है वो सब छात्र है। कविता, अब कविता देखो, किसी एक निश्चित स्त्री, लड़की या महिला का नाम है ना, तो फिर ये क्या होना चाहिए जी, व्यक्तिवाची। व्यक्तिवाची, लेकिन स्त्री जो है ये पुनः जातिवाची, क्योंकि स्त्री कोई भी हो सकती है। मनोज किसी व्यक्ति का नाम है, तो फिर ये व्यक्तिवाची। अध्यापक, बोलिए क्या होना चाहिए, अध्यापक जातिवाची, जो भी अध्यापन का काम करता है वो सब अध्यापक है। वकील, बताओ व्यक्तिवाची है ना, जातिवाची। जो भी वकालत करता है वो सब वकील है, तो ये भी क्या हो गया जी, चोर, जो भी चोरी करता है वो सब चोर है, तो ये भी क्या होना चाहिए साहब, जातिवाची। पुस्तक जातिवाची। रामायण, अब बताओ क्या रामायण जातिवाची होना चाहिए, क्या रामायण शब्द जातिवाची संज्ञा होना चाहिए, नहीं। रामायण किसी खास निर्दिष्ट पुस्तक का नाम है, अतः रामायण शब्द क्या कहलाएगा जी, बताइए, व्यक्तिवाची। चंबल, हर नदी का नाम तो चंबल नहीं है, एक निश्चित नदी का नाम ही हमने दे रखा है चंबल, तो फिर चंबल क्या हो जाएगा, बताइए, व्यक्तिवाची। जयपुर, जयपुर जातिवाची है क्या, नो, ये भी क्या होगा, राम व्यक्तिवाची है, कोटा भी व्यक्तिवाची है, शहर, फल, आम, छात्र, ये सब जातिवाची। लेकिन कविता व्यक्तिवाची, स्त्री जातिवाची, मनोज व्यक्तिवाची, किसी का नाम है। अध्यापक, वकील और चोर, पुस्तक, ये सब जातिवाची, जबकि रामायण, चंबल और जयपुर ये व्यक्तिवाची है। उम्मीद करता हूं कि जातिवाची, व्यक्तिवाची ये क्या होता है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, अब आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि जातिवाची संज्ञाओं का व्यक्तिवाची संज्ञाओं के रूप में प्रयोग, जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं अच्छे एग्जाम्स में, विशेष करके सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, शिक्षक भर्ती परीक्षा है, वहाँ से इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या लिखा भाई साहब, जातिवाची संज्ञाओं का व्यक्तिवाची संज्ञा के रूप में प्रयोग। क्या ऐसा संभव है कि कोई जाति सूचक शब्द व्यक्तिवाची संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाए? जी हाँ, कैसे, देखो सुनो। पहला शब्द है कि गुरुदेव की गीतांजलि आज भी लोकप्रिय है। बात को समझिए, जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि अगर आपने ठीक से समझ लिया, ठीक से सुन लिया, तो आपके प्रश्न लाइन से बन जाएंगे। इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, ठीक है। लिखा क्या है, गुरुदेव की गीतांजलि आज भी लोकप्रिय है। विद्यार्थियों, आपको क्या लगता है, क्या गुरुदेव शब्द
गुरुदेव शब्द व्यक्तिवाची होना चाहिए? नहीं। जो भी गुरु है उसी को तो हम गुरुदेव बोल देते हैं। हम अपने अध्यापकों को भी गुरुदेव बोल देते हैं, गुरुजी बोलते हैं, गुरुदेव बोलते थे। तो कोई किसी का नाम नहीं है गुरुदेव। गुरुदेव वस्तुतः जाति सूचक शब्द है, लेकिन इस वाक्य के अंतर्गत वो जाति सूचक नहीं है, बल्कि व्यक्ति सूचक हो रहा है। ठीक से पढ़ो। गुरुदेव की गीतांजलि आज भी लोकप्रिय है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये जो गुरुदेव शब्द आ रहा है ना, ये आ रहा है आपके रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। किसके लिए? रविंद्रनाथ टैगोर के लिए गुरुदेव शब्द का प्रयोग हो रहा है। इस वजह से ये गुरुदेव शब्द यहां पर जाति सूचक होने के बावजूद भी व्यक्तिवाची संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया। अब आपसे कहा जाए, जरा गौर करना, आपसे अगर कहा जाए, अंडरलाइन कर रखा है कहां पर? यहां पर गुरुदेव में, और कहा जाए कि वाक्य में रेखांकित शब्द है जातिवाची संज्ञा। सुनिए ध्यान से, रेखांकन किसके नीचे कर दिया मैंने? गुरुदेव के नीचे, और बोल रहा हूं कि वाक्य में रेखांकित शब्द है। पहली ऑप्शन है व्यक्तिवाची, दूसरा है जातिवाची, तीसरा भाववाची, जो भी है। हमारी प्रॉब्लम सिर्फ किसके मध्य है? व्यक्तिवाची और जातिवाची में। प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत हो रहा है कि गुरुदेव शब्द जो है वो जाति सूचक होना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव शब्द जाति सूचक ही है। लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि हिंदी हो या इंग्लिश, भाषा हमेशा चलती है कंसेप्ट के आधार पर, उसके सेंस के आधार पर, उसके भाव के आधार पर। शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है ये महत्वपूर्ण होता है। शब्द का अर्थ ही हम उसके संदर्भ के अनुसार ही लेते हैं। तो जब यहां लिखा हुआ है गुरुदेव की गीतांजलि, तो हर एक गुरुदेव ने थोड़ी लिखी है। वो व्यक्ति जिसने गीतांजलि लिखी है, तो हमने चूंकि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते हैं, तो यहाँ पर ये जो गुरुदेव शब्द है ये हमारा व्यक्तिवाची संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला देखो, गांधी जी को बापू भी कहा जाता है। फिर मैंने अंडरलाइन कर दिया गांधी जी के नीचे, और आपसे कहा कि बताओ गांधी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाची या जातिवाची? अब गांधी तो जाति सूचक शब्द ही है, बहुत सारे गांधी है, लेकिन इस वाक्य के अंतर्गत हमें पता है बापू भी कहा जाता है, तो गांधी जी फिर हमारे महात्मा गांधी हैं, तो ये भी व्यक्तिवाची। नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, नेताजी ने कहा दिल्ली चलो। अब देखो, जब आपने कहा नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, तो नेताजी तो कोई भी हो सकता है ना, वैसे जाति सूचक शब्द है ना, जो भी नेतागिरी करता है वो सब नेताजी है। लेकिन हमें ये पता है कि सुभाष चंद्र बोस को उपाधि दी गई थी नेताजी की, और उन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो। तो जब आपने कहा नेताजी ने कहा दिल्ली, तो इस शब्द में भी ये नेताजी शब्द व्यक्तिवाची संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया गया है। गोस्वामी की रामचरितमानस मुझे बेहद प्रिय है। गोस्वामी शब्द भी जाति सूचक है, लेकिन यहां पर गोस्वामी जो है वो चूंकि लिखा हुआ है कि रामचरितमानस उनकी मुझे बेहद प्रिय है, तो रामचरितमानस तो तुलसी बाबा ने ही लिखी थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये गोस्वामी शब्द यहां पर एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, और वो व्यक्ति विशेष कौन है जी? वो व्यक्ति विशेष है कौन? तुलसीदास जी। इसका मतलब यहां पर भी हमारे पास ये शब्द जो है वो आपका व्यक्तिवाची है। तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हमने किस में कर दिया? व्यक्तिवाची संज्ञाओं के रूप में। लिखा भी है मैंने नीचे, रेखांकित शब्द व्यक्तिवाची संज्ञाओं के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। तो क्या देखा आपने? शब्द थे जाति सूचक, यानी कि संज्ञाएं जातिवाची थी, लेकिन हमने उनका प्रयोग कर दिया व्यक्तिवाची के रूप में। अब ये पता कैसे लगाएंगे कि जाति सूचक शब्द है या जातिवाची शब्द है और व्यक्तिवाची के रूप में प्रयोग हो रहा है? तो ये निर्भर करेगा हमारे वाक्य पर। वाक्य को पढ़ करके आपको ये तय करना होगा। चलिए साहब आगे देखते हैं। देखो अगला लिखा हुआ है विद्यार्थियों की व्यक्तिवाची संज्ञाओं का संज्ञा का जातिवाची संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाची संज्ञा का जातिवाची संज्ञा के रूप में प्रयोग।
अब संज्ञा तो कैसी है, व्यक्ति सूचक, लेकिन उसका प्रयोग किस में हो गया, जाति सूचक में। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है, जब हम किसी व्यक्ति विशेष के गुणों को किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों के आधार पर उसका नामकरण कर दें, या हम किसी व्यक्ति के गुणों को देख करके किसी खास व्यक्ति के गुणों के आधार पर उसका नामकरण कर दें, तो फिर वो जाति, जो व्यक्तिवाची संज्ञा है, वो व्यक्तिवाची नहीं रह करके वो जातिवाची हो जाती है। जैसे पहला सेंटेंस देखो, हमारे देश में देखो ये जय चंदू नहीं है, यहां पर लिखा भाई जय चंदों। देखो हमारे देश में जय चंदों, ये यहां पर जय चंदों पढ़ना, हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। क्या लिखा भाई, हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। अब जरा समझने की चेष्टा करना, जयचंद गद्दार माना जाता है, देशद्रोही माना जाता है। तो जो भी देशद्रोही है या देश विरोधी कृत्य में शामिल होता है, हम उसको आज भी संज्ञा जयचंद की देते हैं। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ लोग ये संज्ञा देते हैं, अरे जयचंद है, हमारे देश को तो जयचंदों ने लूटा है, हमें तो सबसे ज़्यादा खतरा जयचंदों से है। तो अब वो जयचंद तो आज जिंदा नहीं है ना, उस जयचंद के लिए कन्नौज के शासक जयचंद के लिए थोड़े यूज कर रहे हैं जयचंद। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार जयचंद देशद्रोही था, या जिस प्रकार जयचंद ने हमारे राष्ट्र से गद्दारी की, ऐसे ही कुछ लोग आज हमारे समाज में, हमारे देश में मौजूद हैं जो राष्ट्र से गद्दारी करते हैं। इसलिए हमने उनका नामकरण क्या कर दिया, जयचंद। तो यहां पर ध्यान रखना, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। तो यहां ये जो रेखांकित शब्द हैं, ये रेखांकित शब्द यहाँ व्यक्तिवाची नहीं बल्कि जातिवाची के रूप में प्रयोग किया गया है। इसलिए व्यक्तिवाची शब्द होने के बावजूद भी जाति सूचक के रूप में प्रयोग, व्यक्तिवाची होने के बावजूद भी जातिवाची के रूप में प्रयुक्त किया गया है। दूसरा देखो, आज तो घर घर में रावण है। अब एक बात बताओ, क्या हर घर में आज भी वो दशानन, वो लंकेश है, वो लंका का रावण तो नहीं है ना? तो तात्पर्य क्या है, यानी कि उसके जैसे गुण वाले व्यक्ति आज हर घर में मौजूद हैं। हर घर में लंकापति जो थे, लंका का जो राजा था रावण, उस जैसे लक्षणों वाले व्यक्ति हैं। इसलिए कहते हैं ना, अरे यार किसको समझाऊं और किसको समझाओगे, आज तो घर घर में रावण। तो यहां पर भी यद्यपि रावण व्यक्तिवाची संज्ञा है, लेकिन इस वाक्य के अंतर्गत वह व्यक्तिवाची के रूप में नहीं बल्कि जातिवाची के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आगे देखो, परीक्षा खत्म होते ही वह कुंभकर्ण हो गया। देखो कुंभकर्ण, वस्तुतः कुंभ का मतलब होता है घड़ा और कर्ण का मतलब है कान। जिसके कान घड़े जैसे विशाल हों, बड़े बड़े जिसके कान हों, इसलिए उसका नाम कुंभकर्ण रखा था किसी ने। तो क्या कहना चाह रहा हूं, कुंभकर्ण शुद्ध शब्द ही है। कुंभ का मतलब घड़ा जानते हो, कर्ण का मतलब कान, जिसके कुंभ के आकार के कान हों। परीक्षा खत्म होते ही वह कुंभकर्ण बन गया। अब कुंभकर्ण तो लंकापति का भाई था, तो क्या वो कुंभकर्ण की बात कर रहे हैं? नो। परीक्षा खत्म होते ही कुंभकर्ण बन गया, मतलब कि जैसे कुंभकर्ण सोता रहता था, ऐसे ये भी परीक्षा खत्म होते अधिकांश समय सोता ही रहता है। इसलिए कहा गया कि परीक्षा खत्म होते ही कुंभकर्ण बन गया, यानी कि कुंभकर्ण की भांति सोता रहता है। तो ध्यान दीजिएगा साहब, यद्यपि कुंभकर्ण व्यक्ति सूचक शब्द है, व्यक्तिवाची संज्ञा है, लेकिन इस वाक्य में जातिवाची संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया गया है। चौथा, उसको मत सताओ, वह तो सीता है। यहां वह सीता ही ठीक है, लेकिन अगर यहां हम तो लगा दें तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। वो तो सीता है। देखो, उसको मत सताओ, वह तो सीता है। इसका तात्पर्य कि वो सीता नहीं है, लेकिन वो भी सीता जैसी है, इतनी सरल, इतनी सहज जैसे कि सीता थी। तो यहां मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो तमाम शब्द थे हमारे पास, ये यद्यपि
ये यद्यपि व्यक्तिवाची संज्ञा थे, लेकिन हमने यहाँ प्रयोग कर दिया किसके रूप में, जातिवाची संज्ञाओं के रूप में। अब एक बात बताओ, ये सारे शब्द व्यक्ति सूचक होने के बावजूद भी जाति सूचक शब्दों के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, यानी कि जातिवाची संज्ञाओं के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, तो क्या ये खुद व्यक्तिवाची नहीं हो सकते? बिल्कुल। जब मैं आपसे कहूंगा कि कन्नौज का शासक जयचंद देशद्रोही कहलाता है, बात को समझने की चेष्टा करना। कन्नौज का शासक जयचंद देशद्रोही कहलाता था या देशद्रोही कहलाता है, आज भी देशद्रोही कहते हैं उसको, ये यहाँ पर व्यक्तिवाची है। लेकिन जब मैंने आपसे कहा उससे मैं क्या बात करूंगा, वो तो जयचंद है, उससे मैं क्या उसका मैं क्या भरोसा करूंगा, उस पर मैं भरोसा नहीं करूंगा, वो तो जयचंद है। अब देखो, उससे मैं क्या बात करूंगा या उससे मैं क्या उसका मैं क्या भरोसा करूंगा, वो जयचंद है। तो इस वाक्य के अंतर्गत वो जाति सूचक हो गया। लेकिन जब मैं कहता हूं कि कन्नौज का शासक जयचंद था, तो फिर वो हो गया व्यक्ति सूचक। ध्यान दीजिएगा सर। इसी भांति जब मैं आपसे कहूंगा कि लंकापति रावण ने सीता का अपहरण किया, तो आप यहां देखेंगे ये रावण शब्द व्यक्तिवाची संज्ञा, क्योंकि उसी रावण की बात कर रहा हूं। रावण का छोटा भाई और रावण का छोटा भाई था, उसका नाम कुंभकर्ण था, या रावण का छोटा भाई उसका जिसका नाम कुंभकर्ण था, बहुत बलवान था। अब यहां पर भी एक कुंभकर्ण शब्द पुनः व्यक्तिवाची के रूप में, क्योंकि मैं उसी कुंभकर्ण की बात कर रहा हूं, पर जब मैंने कहता कि परीक्षा खत्म होते हुए कुंभकर्ण बन जाता है, तो फिर वो जातिवाची। ध्यान दीजिएगा साहब। इसी प्रकार जब मैं कहूंगा कि जनक की पुत्री का नाम सीता था, जो श्री राम की अर्धांगिनी थी, तो फिर ये सीता शब्द व्यक्तिवाची है। लेकिन जब मैं कहता हूं उसको क्यों सता रहे हो, वो कोई गलती नहीं कर सकती, वो तो सीता है, इसका तात्पर्य हो गया कि वो सीता के जैसे, यानी कि ये जातिवाची हो गए। उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात ठीक से समझ में आ गई होगी। तो फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब होता क्या है भैयाओं और बहनों, जातिवाची संज्ञाओं के अंतर्गत ही द्रव्यवाची और समूहवाची संज्ञा भी आ जाती है, जिसको कुछ मान लेते हैं कि इसके दो भाग होते हैं, पर ऐसा नहीं है। द्रव्यवाची संज्ञा और समूहवाची संज्ञा भी जातिवाची के अंतर्गत ही आते हैं। द्रव्यवाची कोई पदार्थवाची बोल देते हैं। अब पदार्थ में कौन कौन आते हैं जी साहब? ठोस, द्रव और गैस। तो ये तीनों ठोस, द्रव, गैस का जो भी हमने नामकरण किया हुआ है, वो सब किस में आ जाएंगे? द्रव्यवाची या पदार्थवाची में। और दूसरा लिखा हुआ है समूहवाची। तो समूहवाची के अंतर्गत जो कि समूह का बोध कराते हैं, ग्रुप का बोध कराते हैं, वो समूहवाची में। और दोनों पुनः किसके अंतर्गत हैं? जातिवाची संज्ञाओं के अंतर्गत। तो अब हम आगे की चर्चा करेंगे, वो इसी के संदर्भ में करेंगे। देखिए, द्रव्यवाची वो पदार्थवाची, पदार्थों का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाची संज्ञा कहलाती है, जैसे लकड़ी, कोयला, तेल, पानी, ऊन, दूध, दही और दौलत। समूहवाची समूह का बोध कराएंगे, परिवार है, समाज है, कक्षा है, सेना है, मंडलीय, टीम, दल, जुलूस आदि। अब यहां पर एक प्रश्न ये पैदा होता है, आपसे कहा जाए कि लकड़ी किस प्रकार की संज्ञा है? लकड़ी, आपके पास ऑप्शन में द्रव्यवाची भी है और जातिवाची भी है। तो फिर आप पहले प्रायिकता किसको दोगे? द्रव्यवाची को। यद्यपि वो किसका भाग है जी? वो जाति का ही भाग है, लेकिन वहाँ द्रव्यवाची आ रहा है, तो हमारा सही आंसर द्रव्यवाची होगा। द्रव्यवाची ना हो उपलब्ध, तो फिर हम आंसर देंगे किसको? जातिवाची को। ठीक है। अब देखो, अभी मैं कुछ प्रश्न करवाऊंगा तो और चीजें क्लियर होगी आपको। अब हमारे लिए सबसे जो आम है, मुख्य है, वो है भाववाची संज्ञा। व्यक्तिवाची को जातिवाची में, जातिवाची को व्यक्तिवाची के अंतर्गत हम बदल लेते हैं, ये तो आप कर लेते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसको जी? हम बात करेंगे भाववाची संज्ञा के। हाँ, आप लोग से मेरा परामर्श है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यहीं से, बिल्कुल। देखो, जिन्होंने नहीं भी लिया हो तो ले लेना। और दूसरी बात, कॉपी में लिखना है आपको, प्रत्येक पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इनका।
अब बात करेंगे आपसे भाववाची संज्ञा के बारे में। सबसे अहम है और थोड़ा विद्यार्थी को ये दुविधा में डाल देता है। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि जिसका अस्तित्व है या जिसका अस्तित्व मानते हैं वो दो प्रकार से, मूर्त और अमूर्त, दृश्यमान और अदृश्यमान। दृश्यमान जो दिखाई दे रहा है, अदृश्यमान दिखाई नहीं दे रहा है। मूर्त जिसकी मूर्ति है, जिसकी कोई एक फिजिकल आकार आकृति है, और अमूर्त जिसका फिजिकल आकार आकृति नहीं, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है साहब, वे संज्ञा सब जो भाव विशेष का बोध कराते, इनका भौतिक रूप नहीं होता, इन्हें महसूस किया जा सकता है। प्रेम, करुणा, दया, गुस्सा, क्रोध, बचपन, ताकत और सौंदर्य। तो भाववाची संज्ञा सबसे पहला बिंदु, इनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, भौतिक अस्तित्व नहीं होता, आकार आकृति नहीं होती। गुस्सा का कोई आकार नहीं है, बचपन का कोई आकार नहीं है, सफलता का कोई आकार नहीं है, विफलता का कोई आकार नहीं है, दया का कोई आकार आकृति नहीं है। यू कैन नॉट टच। करुणा, क्षमा, ये जितने भी शब्द हैं आपके समक्ष, ये सारे, सौंदर्य, ताकत, ये सब के सब भाववाची संज्ञा है। अब विषय ये है कि पहली बात तो भाववाची संज्ञाओं का निर्माण कैसे करते हैं। तो एक कुछ प्रत्यय लगा करके हम भाववाची संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आई है, जरा गौर करो क्या लिखा भाई, आई। अब अगर मैं इस आई की बात करूं, अब यदि मैं इसको ऊंचा में लगाऊंगा तो ऊंचाई, और चौड़ा में लगाऊंगा तो चौड़ाई, लंबा में लगाऊंगा तो लंबाई, भला से भलाई, बुरा से बुराई, अच्छा से अच्छाई, साफ से सफाई। पंडित में लगा दूंगा तो पंडिताई हो जाएगा, पंडित से पंडिताई हो जाएगा, चतुर से चतुराई हो जाएगा, पढ़ से पढ़ाई हो जाएगा, लिख से लिखाई हो जाएगा। तो ये तमाम जो शब्द होंगे आय लगाने के बाद वो भाववाची संज्ञा बनेंगे। एक बार फिर सुनो मैंने क्या बोला है, चाहे पंडिताई हो, चाहे चतुराई हो, चाहे लड़ाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, भलाई हो, बुराई हो, सफाई हो, अच्छाई हो, ये तमाम जो शब्द हैं ये सबके सब भाववाची संज्ञा है, क्योंकि इनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, इनका कोई आकार आकृति नहीं होता, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं आय प्रत्यय लगाने के बाद। अब वो आय प्रत्यय हम किस में लगाते हैं, कभी हम विशेषण में लगा सकते हैं, कभी धातु में यानी कि क्रिया से बना सकते हैं, संज्ञा से भी बना सकते हैं, वो एक अलग बात है। ता प्रत्यय लगा करके, जी हाँ, विफल में ता लगाऊंगा तो विफलता हो जाएगा, शत्रु में लगाऊंगा तो शत्रुता हो जाएगा, मित्र में लगाऊंगा तो मित्रता हो जाएगा, और सफल में लगाऊंगा तो सफलता हो जाएगी, पशु में लगा दूंगा तो पशुता हो जाएगी। मनुष्य, अच्छा ध्यान रखना साहब, मनुष्य जातिवाची संज्ञा है, यज्ञ प्रत्यय नहीं लग रहा हूँ, वहाँ ये मत माना वो भाववाची नहीं है। मनुष्य शब्द जातिवाची, उसमें ता प्रत्यय लगा दिया तो शब्द क्या बन गया, मनुष्यता। अब ये आपका भाववाची संज्ञा बन गया। तो लगा दें, गुरु में लगा दूंगा तो गुरुत्व, लघु में लगा दूंगा तो लघुत्व, इसी प्रकार पशु में लगाऊंगा तो पशुत्व, शत्रु में लगाऊंगा तो शत्रुत्व, पन लगा दो, अपना में लगाऊंगा तो अपनापन, बच्चा में लगाऊंगा तो बचपन, छोटा में लगाऊंगा तो छुटपन, लड़का में लगाऊंगा तो लड़कपन। हंस में लगा दूंगा तो हंसी हो जाएगा, गरीब में लगा दूंगा गरीबी हो जाएगा, अमीर से अमीरी हो जाएगा। गरीबी और अमीरी ये भाववाची संज्ञा है। आवट, आवट पर बहुत सारे शब्द आप लोग बना सकते हो। थक में लगा दूंगा तो थकावट हो जाएगा, इसके अलावा सजा में लगाऊंगा तो सजावट हो जाएगा, बना में लगा दूंगा तो बनावट हो जाएगा, आहट, चिकना में लगा दूंगा चिकनाहट हो जाएगा, तो चिकनाहट के भी अंतर्गत भी कैसे संज्ञा हो जाएगी साहब, भाववाची। आओ, जब में लगाऊंगा जमाओ, घूम में लगाऊंगा घुमाओ, तन में लगा दूंगा तो तनाव, छिड़क में लगाऊंगा तो छिड़काव। इसी प्रकार से अगर मैं इसको लग में लगा दूंगा तो लगाओ। आवा, ये आया नहीं, यह आवा। आवा,
आवा, पहन से पहनावा, पछता से पछतावा, भूल से भुलावा, छल से छलावा, दिखा से दिखावा। आपा, अगला क्या लिखा भाई जी? आपा। बूढ़ा में लगाऊंगा तो बूढ़ापा, और मोटा में लगाऊंगा तो मोटापा या मोटापा, और पूजा में लगाऊंगा तो पूजापा। यज्ञ प्रत्यय लगाने से बन जाता है। जी हाँ, यज्ञ प्रत्यय लगाने से भी भाववाची संज्ञा बन जाता है। सुंदर से सौंदर्य, धीर से धैर्य, चतुर से चातुर्य बन जाता है। सरल से सारल्य, मधुर से माधुर्य, सफल से साफल्य। और आगे कुछ इसके जो शब्द लिखे हुए हैं वो आप नोट कर लें। घी प्रत्यय लगा रखा है, बिल्कुल घी से बन जाएगा दीवाना से दीवानगी, संजीदा से संजीदगी, पेचीदा से पेचीदगी, रवाना से रवानगी, ताजा से ताजगी, और सादा से सादगी, मर्दान से मर्दानगी। तो ये तमाम जो शब्द हैं ये भाववाची संज्ञा बन रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इनको भी नोट कर दीजिएगा। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपने देखा क्या है। देखो क्या पढ़ा है आपने। हमने पढ़ा है संज्ञा। संज्ञा का तात्पर्य क्या है? सम्यक बोध कराने वाला शब्द। इसकी रचना कैसे हुई है? सम उपसर्ग लग रहा है ज्या में, जिसका तात्पर्य ठीक से बोध करना, ठीक से जानना। मैंने आपसे कहा कि हमारे चारों ओर जो भी है उसको हम या तो उसका हम अस्तित्व मानते हैं या उसका घटित होना मानते हैं। जो घटित हो रहा है वह क्रिया है, जो अस्तित्व है चाहे वो मूर्त रूप में हो या अमूर्त में, वह संज्ञा है। फिर हमने कहा साहब कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाची, जातिवाची और भाववाची। व्यक्तिवाची संज्ञा जब हमने किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष जिसका हमने पहचान लिया हो उसको हमने बोल दिया व्यक्तिवाची। और एक क्लास का समान लक्षणों का बोध कराने वाला कोई शब्द है तो उसको हमने बोल दिया क्या? जातिवाची। व्यक्तिवाची संज्ञा का प्रयोग जातिवाची के रूप में हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से प्रश्न अवश्य आता है। व्यक्तिवाची संज्ञा यानी खास व्यक्ति है, लेकिन उस व्यक्तिवाची संज्ञा का प्रयोग हमने किसकी भांति कर दिया है? जाति सूचक शब्दों के रूप में। तो हो जाएगा जाति सूचक शब्द, यानी कि जातिवाची संज्ञा का प्रयोग हम व्यक्तिवाची संज्ञा के रूप में कर सकते हैं। द्रव्यवाची और समूहवाची दोनों किसके भाग होते हैं? जातिवाची संज्ञा के ही रूप माने जाते हैं। भाववाची संज्ञा क्या होता है? इनका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, मतलब कि इनका कोई आकार आकृति नहीं होता, इनका भौतिक स्वरूप नहीं होता, हम इनको महसूस कर सकते हैं। और ये कुछ प्रत्यय लगाने के बाद भाववाची संज्ञा बन जाता है। जैसे कि आपने क्या देखा था? जैसे आपने ता देखा, तो देखा, आपने पन देखा, आपने गी देखा, आपने ई देखा, आहट है, आवट है, इसके अलावा आस है, इयत है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अंतर्गत हम भाववाची संज्ञा, ये प्रत्यय जोड़कर भाववाची संज्ञा बना सकते हैं। कुछ शब्द हमेशा जातिवाची होते हैं, जैसे रिश्तों के नाम है, पदों के नाम है, वस्तुओं के नाम है, ये हमेशा जाति सूचक ही होते हैं। अब जरा हम इस पर चर्चा करते हैं। देखो कुछ प्रश्न देखते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पढ़ो आप ठीक से और बताइए क्या होना चाहिए। महेश ने कविता सुनाई और कविता ने कविता सुनाई। महेश ने कविता सुनाई और कविता ने कविता सुनाई। देखो महेश ने कविता सुनाई, कविता ने कविता सुनाई। यहां अगर आप देखा जाए अंडरलाइन कर रखा है महेश के नीचे और एक लग कर रखा है कविता के नीचे। ये महेश तो क्या है? व्यक्तिवाची, किसी व्यक्ति का नाम है महेश। और जब कहा महेश ने कविता सुनाई, कविता भाववाची है, चूंकि कवि में ता प्रत्यय लगा दिया। तो कवि में ता प्रत्यय लगाने से कवि तो जातिवाची था, लेकिन ता प्रत्यय लगाने के बाद कविता वो भाववाची संज्ञा बन गया। तो यहां पर यह कविता भाववाची है। लेकिन जरा गौर करना, दूसरा सेंटेंस, दूसरा वाक्य अति महत्वपूर्ण है समझने की दृष्टि से। वो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर देगा। क्या लिखा भाई? कविता ने कविता सुनाई। पहले कविता किसी स्त्री का, किसी लड़के का, किसी महिला का नाम है, उसने कविता सुनाई है, तो कविता ने कविता सुनाई। अब ये कविता तो क्या हो गया? व्यक्तिवाची, और ये कविता हो गया भाववाची। चूंकि कविता ने कविता सुनाई तो दूसरा जो कविता शब्द है उसमें कवि में ता प्रत्यय लग रहा है, जबकि यहां पर ये व्यक्तिवाची संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कविता ने कविता सुनाई। तो समझ में आ रही कुछ कुछ बात? क्योंकि यहां हम बात कर रहे हैं किसकी? यहां हम बात कर रहे हैं कि यहां पहला जो कविता शब्द आ रहा है
वह किसी स्त्री का नाम है और बाद में जो आ रहा है वो भाववाची संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। आगे देखें, आगे देखो, विशेष भाववाची संज्ञा की बहुवचन करने पर, भाववाची संज्ञा को बहुवचन या को मानना, बहुवचन करने पर जातिवाची संज्ञा बन जाता है। अति महत्वपूर्ण बात है। भाववाची संज्ञाओं को बहुवचन करने के बाद वह जाति सूचक या जातिवाची संज्ञा बन जाता है। जी हाँ, कैसे? बुराइयों से बचो। अब बुराई तो बुरा में आई प्रत्यय लगाया, अभी हमने कहा था कि आई प्रत्यय लगाने के बाद, आई प्रत्यय लगाने के बाद शब्द भाववाची संज्ञा बन जाता है, तो निश्चित ही बुराई भाववाची संज्ञा है। लेकिन बुराइयां, अब हम बुराइयों को गिन सकते हैं। बुराइयों से बचो, तो बुराइयां क्या है? बहुत सारी है, उनको गिना जा सकता है ना, शराब पीने की है, झूठ बोलने की, जुआ खेलने की, वगैरह वगैरह, तो उनको गिना जा सकता है एक एक करके। इसलिए कहते हैं कि जब जातिवाची संज्ञाओं को, भाववाची संज्ञाओं को बहुवचन कर देते हैं, भाववाची संज्ञाओं को, तो फिर वो जातिवाची संज्ञाएं बन जाती है, क्योंकि उनको गिना जा सकता है। उसमें अच्छाइयां भी है, उसमें अच्छाइयां भी है, जरा गौर करो। शब्द क्या था? अच्छा। अब देखो, आई प्रत्यय लगा दिया, क्या बन गया जी? अच्छाई। बहुवचन कर दिया, अच्छाइयां। जब इयां जोड़ते हैं तो छोटी आती है, साहब ध्यान रखना। तो उसमें अच्छाइयां भी है, उसमें अच्छाइयां भी। अब उन अच्छाइयों को गिना जा सकता है। अच्छाई शब्द निश्चित ही भाववाची, लेकिन अच्छाइयां क्योंकि एक से ज्यादा है और उनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये अच्छाइयां शब्द क्या हो गई? जातिवाची संज्ञा हो गई। ठीक है साहब, चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, किस वर्ग के सभी शब्द भाववाची संज्ञाएं हैं? किस वर्ग के सभी शब्द भाववाची संज्ञाएं हैं? किस वर्ग के सभी शब्द भाववाची संज्ञाएं? देखो, पहला है सौंदर्य, भाववाची संज्ञा है, जी हां। दूसरा है स्नेह, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, भाववाची संज्ञा है। मोटापा, भाववाची संज्ञा है। ध्यान रखना, यहां पर मोटा में आपा प्रत्यय लग रहा है, तो शब्द मोटापा, तो मोटापा आ जाए तो भी आप लोग वही मानना। गुस्सा भाववाची है, अपनापन भाववाची, गुस्सेल, तो ये तो हमारा ये तो चारों जो ऑप्शन थे वो भाववाची है। पूछ क्या रहा है? भाववाची संज्ञाएं हैं, तो निश्चित रूप से आंसर यही होना चाहिए। पर फिर भी इनको देख लेते हैं। अपनापन, पन लग रहा है, भाववाची। गुस्सेल, अजी गुस्सेल क्या है? जातिवाची, व्यक्तिवाची या संज्ञा ही नहीं है? क्या है गुस्सेल? गुस्सेल विशेषण है। डकैत, बैठेत, तो इसके अंतर्गत है ही नहीं हमारा, डकैत जातिवाची। काव्य, ये काव्य के अंतर्गत ब नहीं आता, मालूम है आपको। काव्य, शक्ति भाववाची, लेकिन पंचांग और देश, पंचांग और देश दोनों शब्द जातिवाची। सोना चांदी, ये सोना और चांदी दोनों ही जाति सूचक में ही। चंद्रमा, पानी, अब देखो चंद्रमा व्यक्ति सूचक हो गया, लेकिन पानी पुनः जातिवाची, क्योंकि द्रव्य में है और द्रव्य जातिवाची में माने जाते हैं। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया जी? पहले वाला। दूसरा प्रश्न देखो साहब, हमारे देश में बापू की राह पर चलकर अनेक बापू बन गए। रेखांकित शब्द है, रेखांकित तो किया नहीं है, तो मैं कर देता हूं। देखो, एक तो इस बापू पर और एक इस बापू पर। अब आप पढ़िए, हमारे देश में बापू की राह पर चलकर अनेक बापू बन गए। हमारे देश में बापू की राह पर चलकर अनेक बापू बन गए। अब आप यहां पर देखोगे कि उसने पूछा है रेखांकित शब्द हैं। देखो, पहला बापू तो कौन है?
पहला बापू तो वही है, महात्मा गांधी। क्योंकि लिखा क्या है, हमारे देश में बापू की राह पर चलकर, यानी कि महात्मा गांधी की राह पर चलकर अनेक बापू बन गए। बापू तो एक ही था, महात्मा गांधी, लेकिन उसकी राह पर चल करके आज तो बहुत सारे बापू हो गए। तो पहला बापू तो क्या था जी, व्यक्तिवाची, और दूसरा क्या होना चाहिए, फिर अनेक बापू बन गए, उस जैसे लक्षण वाले हो गए, तो ये होना चाहिए जातिवाची। तो पहला व्यक्तिवाची और दूसरा जातिवाची। देखते हैं कहाँ आ रहा है, व्यक्ति भाव नहीं है, जाति भाव नहीं, व्यक्तिवाची और जातिवाची। पहला जो बापू है वो व्यक्तिवाची है और दूसरा जातिवाची। तो यहाँ आपने कहा कि बापू की राह पर चल करके अनेक बापू बन गए। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर आता हूँ, देखो आप इसको भी बता दीजिए। देखो, भाववाची संज्ञाओं का निर्माण हम प्रत्यय तो लगाकर करते ही हैं, लेकिन 5 प्रकार की व्याकरणिक कोटियों से किया जा सकता है। यानी कि भाववाची संज्ञाओं का हेडिंग ले लीजिए, मैं लिखाऊंगा कुछ। देखो, भाववाची संज्ञाओं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। देखते हैं, देखो, संज्ञाओं से संज्ञा से, और वो संज्ञा भी कौन सी, स्पेशली जातिवाची। जातिवाची संज्ञा से हम भाववाची संज्ञा बना सकते हैं। लिखते चलो आप मेरे संग संग। देखो, जातिवाची संज्ञा से भाववाची संज्ञा बना सकते हैं। कैसे? लड़का है, लड़का जातिवाची संज्ञा है, लड़का जातिवाची संज्ञा है। पशु जातिवाची है, पशु जातिवाची संज्ञा है। अब यहां पर लड़का से जब आप पन लगा देते हो, इस लड़का शब्द में अगर मैं यहां पर लड़का धन पन, तो हमारा जो नया शब्द बनता है छात्रों, लड़कपन। अब ये जो लड़कपन शब्द बना है, यह लड़कपन शब्द हमारा भाववाची संज्ञा हो गया। पशु, इस पशु के पीछे अगर मैं ताप्रत्यय जोड़ दूं तो अब शब्द क्या बन गया जी? पशुता, ये भाववाची। इस शत्रु में भी ताप्रत्यय लगा दूं, इस शत्रु में भी अगर ताप्रत्यय लगा दूं तो फिर शब्द क्या बन जाता है जी? शत्रुता। ये तीनों शब्द जो है ये आपका बन गया कौन सा? भाववाची। तो किससे बना दिया? संज्ञा से। दूसरा किससे बना सकते हैं? सर्वनाम से। प्रोनाउन से, सर्वनाम से। सर्वनाम से कैसे बना सकते हैं जरा देखिए। देखो, अहम से कार लगा दूं, शब्द क्या बन गया जी?
अहम यानी में, अहम में, तो इसमें कार लगा दिया तो शब्द क्या बन गया? अहंकार। इसी प्रकार अपना, पन प्रत्यय लगा देता हूं मैं। अपना में पन प्रत्यय लगा देता हूं, अपनापन, और एक तो लगा दूंगा। दोनों भाववाची संज्ञा है, अपनापन भी और अपनत्व भी। अपनापन भी और अपनत्व भी दोनों भाववाची संज्ञा किस में लगा दिया? अपना में। तो भाववाची संज्ञा यहां पर ये बन गया। मम से, मम से, इससे भी दो बन जाएगी, ममता और एक ममत्व। दोनों भाववाची संज्ञा बन गया, ममत्व भी और ममता भी। बन किससे रही है? मम से। और मम क्या है जी? सर्वनाम है। तो किससे बना ली? संज्ञा से, जातिवाची संज्ञा से और सर्वनाम से। दूसरा तीसरा देखते हैं, विशेषण से। विशेषण से देखो, क्या विशेषण से भाववाची संज्ञा बन सकती है? बराबर बनती ही है। देखो, शब्द है चतुर, शब्द है सुंदर, शब्द है उचित, शब्द है सरल, शब्द है सफल, धीर। ये तमाम शब्द जो है ये व्याकरणिक कोटि में विशेषण है। चतुर व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति वगैरह वगैरह। अब इसमें अगर मैं चतुर में यज्ञ प्रत्यय लगा दूं तो शब्द हो जाता है चातुर्य, और ता लगा दूंगा तो चतुरता। सुंदर में यज्ञ प्रत्यय लगाऊंगा तो शब्द हो जाएगा विद्यार्थियों सौंदर्य। तो चातुर्य भी भाववाची और सौंदर्य भी भाववाची, दोनों ही भाववाची है। उचित, इस उचित से क्या बन गया जी? औचित्य। ये भाववाची संज्ञा हो गया। सरल से क्या बन गया साहब? सारल्य। और ता प्रत्यय लगाऊंगा तो सरलता, वह भी भाववाची। ता प्रत्यय लगाने से भी और यज्ञ लगाने से भी, बता चुका हूं मैं आपको। सफल से साफल्य, और ता लगा दूंगा तो सफलता, वह भी भाववाची है। धीर से भी दो बन जाएंगे विद्यार्थियों। एक तो आपका बनेगा धैर्य, और एक धीरज। अब धीरज अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो फिर वो व्यक्तिवाची हो जाएगा। तो यहां पर क्या करना चाह रहा हूं, ये दोनों आपकी भाववाची संज्ञा हो गया। विशेषण से हो गया। अगला देखते हैं क्रिया से। जी हां, क्या क्रिया से भाववाची संज्ञा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्रिया के मूल रूप को बोलते हैं धातु। धातु में प्रत्यय लगाने के बाद संज्ञा बन जाती है और भाववाची संज्ञा हो जाएगी। देखते हैं, जैसे ये लिखा मैंने लड़। अब इस लड़ में अगर मैं ना लगाऊंगा तो शब्द बनेगा लड़ना। ये क्रिया का सामान्य रूप हो गया लड़ना। बात समझ में आ रही है सब? लड़ धातु था, ना लगा दिया, लड़ना हो गया। अब इस लड़ में अगर मैं आई लगा दूंगा, आई लगा दिया तो शब्द क्या बन गया जी? लड़ाई। आई प्रत्यय लगा दिया। लड़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाची संज्ञा है लड़ाई। लड़ाई भाववाची संज्ञा है। इसी प्रकार अगर मैं चढ़ में लगा दूंगा, कौन सा प्रत्यय? आई, तो शब्द क्या बन जाएगा जी? चढ़ाई। और इसी प्रकार अगर मैं काट में लगा दूंगा आई प्रत्यय, तो शब्द क्या बन गया जी? कटाई। मेरा यहां बताने का उद्देश्य क्या है? मेरा बताने का उद्देश्य क्या है कि हम क्रियाओं से भी भाववाची संज्ञाओं का निर्माण
कर सकते हैं। तो हमने क्रियाओं से भी भाववाची संज्ञाओं का निर्माण कर दिया, संज्ञा से कर दिया, सर्वनाम से कर दिया, विशेषण से कर दिया। तो अब हम यहाँ पर देखो क्रिया से हमने विशेषण का भाववाची संज्ञाओं का निर्माण कर दिया। आगे और देखते हैं, अव्यय से कर सकते हैं। किससे? अव्यय। अव्यय क्या होते हैं जी? जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि से प्रभावित ना हो, विशेष रूप से लिंग, वचन, काल, कारक से नहीं बदलता हो, उनको बोल देते हैं अव्यय। तो यहां आप गौर करोगे, यहां अगर देखेंगे अव्यय में, तो अगर यहां दूर एक, इधर देखो दूर, इस दूर से क्या बन गई जी? दूरी। निकट से क्या बना दिया साहब? ता लगा दिया। तो निकट से क्या बन गया? निकटता। ये दूर और दूरी और निकटता दोनों भाववाची संज्ञा है। इसी प्रकार ऊपर, ऊपरी, ये तीनों शब्द भाववाची संज्ञा हो गया। तो तीन प्रकार से भाववाची संज्ञाओं का निर्माण हो गया है। किस किस से? संज्ञा से, विशेष रूप से जातिवाची संज्ञा, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। तो ये था पूरा संज्ञा का प्रकरण। और अब कुछ विद्यार्थियों ने मेरे पास संज्ञा के प्रश्न भेजे हैं, उन पर चर्चा मैं आपसे अगले व्याख्यान में करूँगा। ठीक है साहब, आप एक बार पुनः इसको सुनना, एक दो बार सुनना और कॉपी में लिख करके, नोट्स बना करके, ठीक है, कुछ प्रश्न मैं आपको कराऊंगा और आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि आप सारे प्रश्नों का जवाब दें। ठीक है सर, थैंक यू।